Good morning to all my dear students. In the last class, we have discussed about factors affecting alpha, that is degree of ionization, and there are various factors which are affecting value of alpha. The first one factor is the nature of solute. Second factor, nature of solvent. Third one was concentration of electrolyte, and fourth factor is the temperature, and last factor is the common ion effect. तो एक बार जस्ट हम लोग थोड़ा थोड़ा इनको रिवाइज कर लेते हैं एक नज़र में। तो नेचर ऑफ सोल्यूट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था बेटा कि इलेक्ट्रोलाइट्स होता है बेसिकली सोल्यूट का। तो हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता है तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, एक से छोटा। हम लोग ये देख रहे हैं कि अल्फा को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा तो हमेशा एक से छोटा ही होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1। और सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट बेटा हमेशा किसको लेना होता है, वाटर को हमेशा क्या लिया जाता है, सॉल्वेंट, क्योंकि ये पोलर नेचर का भी होता है और साथ ही साथ इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, काफी हाई होता है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, इस वजह से वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो अफेक्ट करने के लिए एक तो सोल्यूट का हो गया, दूसरा क्या हो गया, सॉल्वेंट। थर्ड फैक्टर आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करें अगर हम लोग, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हमेशा अल्फा की वैल्यू 1 है, तो उसको कंसंट्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं है एट ऑल। कंसंट्रेशन इसकी तो हमेशा वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। लेकिन हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट को फर्क पड़ता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा जो होता है लेस देन क्या होता है, 1। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को फर्क पड़ेगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन आप ज्यादा रखोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कम, और अगर कंसंट्रेशन कम है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। इसको मैंने समझा भी दिया था आपको, तो बस ये इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी है। इनफाइनाइट डायलूशन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम को बहुत ज्यादा करना। डायलूशन करने का मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा करना। तो आप वॉल्यूम इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स करोगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा उस समय, मिनिमम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, वॉल्यूम को आप बढ़ाओगे तो, ठीक है। तो उस समय अल्फा की वैल्यू 1 की तरफ टेंड करती है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है, एट इनफाइनाइट डायलूशन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये आपको ध्यान रखना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट भी अगर इनफाइनाइट डायलूशन क्वेश्चन में बोल दिया तो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, स्ट्रॉन्ग की तरह। मतलब उसकी भी अल्फा की वैल्यू किसको टेंड कर जाती है, 1 की तरफ टेंड कर जाती है, ठीक है। चलो, कंसंट्रेशन के बाद थर्ड फैक्टर मैंने बताया था टेम्परेचर, जिसको मैंने बताया था बहुत कम रोल है। टेम्परेचर जनरली चेंज हमें क्वेश्चन में नहीं कराता है। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आयन की स्पीड बढ़ती है, जिसकी वजह से अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि क्या ही बढ़ेगा ना। क्या ही मतलब क्या, आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। और लास्ट फैक्टर ये भी इंपॉर्टेंट था, कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट में मैंने क्या बताया था, ये केवल तभी एप्लीकेबल है जब कम से कम 2 इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हो और उनमें एक आयन क्या हो, कॉमन हो आपका। जैसे एसिड के साथ एसिड आ जाए या सॉल्ट आ जाए, किसी बेस के साथ बेस आ जाए या फिर बेस के साथ कोई सॉल्ट आ जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर। कॉमन आयन इफेक्ट में हमने देखा था कि अगर हमने किसी एक ही कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स को डाल दिया जिनमें कोई एक आयन कॉमन हो जाता है, तो कॉमन आयन आने की वजह से उस कॉमन आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो कौन सी रिएक्शन भागेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, हमें पता है। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन शुड बी मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी वही तो फॉरवर्ड बैकवर्ड हो सकती है। तो ये रिएक्शन ऊपर वाली किधर जाने लगती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ए का कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड में गई तो बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होने लगेगा। और कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर कम होने लगा आपका, तो जो सॉल्यूशन का एक्चुअल कंसंट्रेशन था वो तो फिक्स है, मतलब बी का कम हो रहा है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, उसका अल्फा डिक्रीज हो रहा है। तो यही कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है, डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए कॉमन आयन प्रोड्यूस फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट केवल किसके ऊपर ऑपरेट्स होता है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, ठीक है। और जितना ज्यादा कॉमन आयन का कंसंट्रेशन होगा, है ना, उतना ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट होगा और उतना बैकवर्ड में जाएगा रिएक्शन, तो उसकी लेस विल बी वैल्यू ऑफ अल्फा होगी, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट भी देख लिया था हमने। फिर बात करते हैं हम लोग पीएच एंड पीओएच स्टार्ट किया था। तो पीएच में मैंने बताया था पी का मतलब होता है पोटेंज, मतलब ये पावर। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ एच, पीओएच मतलब पावर ऑफ ओएच, ठीक है। और मैंने बताया था जिसके भी आगे पी लग जाएगा ना, उसके आगे क्या लगा देते हैं हम लोग, माइनस का लॉग लगा देते हैं। पी का मतलब ये होता है माइनस लॉग। जैसे मान लो किसी ने बोला, मान लो मेरा नाम ही बोला, पी राहुल लिख दिया, तो पी राहुल का मतलब क्या होगा, माइनस लॉग राहुल। समझे क्या बात को।
तो जब भी P लग जाएगा ना, जिस भी चीज के आगे P लग जाएगा तो उसके आगे बस आपको क्या लगा देना होता है, माइनस लॉग लगा देना होता है। ठीक है, तो पीएच का मतलब क्या होता था, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ निगेटिव पावर ऑफ 10। ठीक है ना, निगेटिव पावर ऑफ 10 के पावर नेगेटिव पावर में, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट नेगेटिव पावर, जो नेगेटिव पावर की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ 10, तो ये जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 के पावर माइनस पीएच लिख सकते हैं, और जब दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो लॉग लगाने के बाद बेटा देखो क्या आ जाएगा, लॉग H प्लस को लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस पीएच, तो माइनस इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो देखो P लग जाने की वजह से क्या आ गया, हम लोग यही कह सकते हैं ना, इस H के आगे क्या आके लग गया, माइनस लॉग लग गया आके, तो P जहां भी आएगा उसके आगे क्या लग जाया करेगा, माइनस लॉग। तो यहां से देख सकते हो पीएच जो होता है H प्लस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। H प्लस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पीएच की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम होगी। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, पीएच क्यों करते हैं उसको मैंने समझाया था एक एग्जांपल, जैसे H प्लस का कंसंट्रेशन अगर 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 है, तो हमसे पूछ रहा है पीएच क्या होगा, तो पीएच निकालने के लिए क्या करना है, इसी वैल्यू के ऊपर माइनस लॉग लगा देना है। तो जो मैंने ये तरीका बताया था इससे देखो माइनस लॉग लगा दिया उसी वैल्यू के ऊपर, तो माइनस लॉग जैसे ही लगाओगे तो हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ये सब है ना। अब थोड़ा लॉग हमने काइनेटिक्स में पढ़ा था, लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है ना ये। तो इस तरीके से बस इसको तोड़ दो, माइनस पहले से ही था तो माइनस दिस, और प्लस करोगे तो ये माइनस लॉग 10 पावर माइनस 3, और देखो माइनस लॉग टू की वैल्यू 0.30 रख दिया, और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस आ गया, और 10 पावर माइनस 3 का लॉग निकालोगे तो कितना आएगा उठ के, ये भी हमें पता होना चाहिए प्रॉपर्टी, लॉग m के पावर n कितना होता है, n लॉग m होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहां से लगा दिया, लॉग बेस 10 है ना, तो 10 के पावर माइनस 3 का कितना आ जाएगा, -3, तो यहाँ से कैलकुलेट करो तो कितना है 2.7। तो हम लोग पीएच क्यों डिफाइन करते हैं, देखो उसका मीनिंग समझा रहा हूँ। देखो अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की भाषा में बोलना होता तो हम बोलते कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 2 इंटू 10 के पावर -3, और किसी ने मान लो इसको पीएच में बोलना होगा तो पीएच में कितना बोलेगा, उस सॉल्यूशन का पीएच कितना है 2.7। तो कौन कन्वीनियंट है कहने के लिए, ये ज्यादा अच्छा लगता है कहने के लिए कि 2.7 पीएच कहना ज्यादा सुटेबल है, तो हमें 2.7 पीएच वैल्यू कहना ज्यादा सुटेबल है, इसलिए हम लोग पीएच डिफाइन किए हैं। समझे क्या बात को, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ किसी सॉल्यूशन का H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 पावर -3, ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि वो सॉल्यूशन का पीएच 2.7 है, तो हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन का पीएच 2.7 है, तो इसलिए हम लोग पीएच निकाल लेते हैं। और सिमिलरली पीओएच था, तो पीओएच में कुछ नई चीज नहीं है, पीओएच क्या है, जस्ट पीएच के जैसा ही होता है पीओएच, जो पीएच होता है ना, जैसे पीओएच लिखा है तो क्या लिखोगे, जैसे मैंने पी राव लिखा तो माइनस लॉग ऑफ राव लिखे, तो पीओएच को क्या लिखोगे, माइनस लॉग ऑफ ओ एच प्लस लिख देंगे, खत्म हो गई बात, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओ एच प्लस, जैसे ये लिखा था। ठीक है, तो आज हम लोग पीएच एंड पीओएच समझ गए थे। अब हम लोग के और के बी समझते हैं। के और के बी का मतलब क्या, हम लोगों ने क्या ही निकाला था ना, देखो बेटा हम लोगों ने क्या ही निकाला, तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ध्यान है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से, चलो अगले पेज पे कर, तो हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमने ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लाई किया था, और ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हमने क्या कैलकुलेट किया था, के आई को कैलकुलेट किया था। तो अगर आपको थोड़ा ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का फॉर्मूला ध्यान हो, ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ से जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था वो क्या आया था, किसी भी एसिड का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, एसिड हो या बेस हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये के आई किसके लिए हमेशा निकालते हैं हम लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के के आई का फॉर्मूला क्या आ रहा था बेटा बताओ, हम लोगों ने निकाला था सी अल्फा इंटू सी अल्फा आ रहा था, डिवाइडेड बाई सी माइनस सी अल्फा। तो यहाँ से हम लोगों ने फॉर्मूला जब निकाला था तो कितना आया था, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये निकाला था कि नहीं हमने। तो ये फिर मैंने बताया था ये क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग एसिड के लिए बात करोगे तो एसिड के लिए इसी को, अगर ये एसिड के लिए लिखना होगा तो एसिड के लिए इसको हम लोग क्या लिख देते हैं के, और अगर इसको बेस के लिए लिखना होगा तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं के बी, है ना। जैसे आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता था, के इक्विलिब्रियम लिखते थे यहाँ पे, तो के इक्विलिब्रियम दो फॉर्म में लिखते थे ना, जैसे आयनिक केमिकल काइनेटिक केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो के इक्विलिब्रियम क्या होता था, या तो के सी लिख देते थे या तो के पी लिख देते थे। सिमिलर वे में यहाँ पे जो के आई आता था
ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का जो के निकाले थे उसमें एसिड की जगह पे के लिख देंगे, है ना। एसिड के लिए अगर ये डिफाइन करोगे तो, और बेस के लिए डिफाइन करोगे तो क्या लिख देंगे, वहाँ पे के भी लिख दिया जाता है ना। ये मैंने बताया था आपको, एक सेकेंड रुको मैं निकालता हूँ। लेक्चर नंबर 3 में हमने कवर किया था ना ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखिए ये हमने पढ़ा था ना ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो इसमें मैंने बताया था वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है सी खाली खाली सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा। तो यहाँ से के आई निकाला था सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये फॉर्मूला हम लोगों का निकाला गया था, ठीक है। तो अब उसी को अब हम लोग के और के बी के फॉर्म में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो, अब नेक्स्ट हम लोग वही डिफाइन कर लेते हैं, जैसे पी एच एंड पी ओ एच डिफाइन कर लिया ना। अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं किसको, के एंड के बी को। के एंड के बी क्या होता है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पी एच और पी ओ एच स्टार्ट किया था, अभी के एंड के बी। फिर मैं रिलेशन बताऊंगा पी एच और पी ओ एच में एक साथ क्या रिलेशन होता है। तो पहले सारी बेसिक बेसिक टर्म से मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में यूज होंगे। तो के का मतलब क्या होता है, के मतलब कहलाएगा हमारे लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। के का मतलब क्या बेटा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये डिफाइन किसके लिए होता है, के एसिड्स के लिए डिफाइंड होगा, है ना। तो डिफाइंड फॉर एसिड्स, एसिड्स के लिए भी डिफाइंड होता है एंड केटाइंस के लिए भी के ही डिफाइंड होता है, क्योंकि केटाइन जो होते हैं ना वो एसिड की तरह ही कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं। H+ के आयन का भी दिखा रहा हूं मैं कैसे केटाइंस भी करते हैं यही काम। तो के का मतलब क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और डिफाइंड फॉर एसिड्स एंड केटाइंस। तो अब इसको लेके हम लोग चलते हैं, जैसे केस 1 ले रहा हूं मैं इसके अंदर। केस फर्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अभी केवल एसिड्स के बारे में। तो अगर एसिड्स के बारे में बात करूं तो इसमें हम लोग मान लो एग्जांपल के साथ चल रहे हैं। एक एसिड ले लिया, कैसा एसिड लेना हमको, वीक एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का तो कभी किया ही नहीं निकलेगा ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड का के आई नहीं निकलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो 100% डिसोसिएट होता है। और जो चीज़ 100% अगर डिसोसिएट होगी, अल्फा स्क्वायर लिख दिया क्या मैंने, अल्फा होगा ना। अगर जो चीज़ 100% डिसोसिएट होगी तो अल्फा तो 1 हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो कभी भी के डिफाइंड नहीं होता, केवल किसके लिए होता है, वीक के लिए होता है। इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन पढ़ते हैं। केस 1 अगर एसिड्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना, के का मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। केस फर्स्ट मैंने किसके लिए ले लिया, एसिड्स के लिए। तो एसिड्स के लिए जैसे मान लो CH3COH ले लिया हमने, तो ये हमारे लिए एक वीक एसिड होता है। बताया ना आपको 6 ही एसिड स्ट्रॉन्ग्स हैं, याद है बेटा, याद हो जाना चाहिए। HClO4 था, H2SO4 था, HNO3 था। 3 तो ये ऑक्सी एसिड्स थे स्ट्रॉन्ग के अंदर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में थे, है ना। और इसके बाद था हमारा HCl, HBr और HI। ये 6 एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके अलावा जितने भी एसिड्स आएंगे सब क्या आते हैं, वीक आते हैं। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है ना आपको। तो देखो फर्स्ट जैसे CH3COH एसिटिक एसिड ले लिया, तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। तो अब मैं बार बार एक्वस नहीं लिखूंगा यहाँ पे। एक्वस क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो एक तो पहले मैं ये बता दूं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो हम लोग लिखते थे वो कैसे डिफाइन किया था, ए बी जो टूट रहा था किसमें टूट रहा था, A+ एक्वस प्लस B- एक्वस में, ठीक है ना। ये एक्वस बार बार हम लोग अब नहीं लिखेंगे आगे, क्योंकि हमें मैंने बता ही दिया, हमेशा आप आयंस कभी टूटेगा जब उसको किसी सॉल्वेंट में डालोगे। तो इसको T बराबर 0 पे कैसे लिखते थे, C खाली खाली, T बराबर T इक्विलिब्रियम पे क्या लिखते थे, C- C अल्फा। ये कितना C अल्फा और यहाँ पे C अल्फा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन के आता था के आई का, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C- अल्फा। ऊपर रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट, मतलब बेसिकली क्या होता था, कंसेंट्रेशन ऑफ A+ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B- डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ AB। ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, वही बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं मैं। अब के आई लिखेंगे, इसको के आई लिखे थे ना, अब हम लोग के लिखेंगे। तो जैसे देखो एसिड्स के लिए CH3COH है, तो CH3COH कैसे डिसोसिएट होगा आपका, ये हमें पता है एसिड है, तो ये कौन सा आयन देने वाला है, H+। तो CH3COO-, ठीक है, और प्लस यहाँ से कौन सा आयन दे देगा, H+। तो इसीलिए तो ये एसिड है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, के डिफाइन करेंगे, है ना। अब इसका के लिखना है, तो के कैसे लिखोगे इस एसिड्स के लिए के, तो के लिखने का तरीका वही होगा, ऊपर प्रोडक्ट जैसे क्या लिखते थे A+ B- डिवाइडेड बाई AB ना, उसी तरीके से क्या लिखोगे CH3CO- ये हो गया इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COH।
जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे ना, उसी तरीके से अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम क्या हो जाएगा, के। तो एसिड्स के लिए क्या आ गया, के आ गया। ठीक है, तो देखो और समझा रहा हूँ। देखो सेकंड, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो H2S है, H2S। तो अब H2S में देखो कितने हाइड्रोजन देने वाला है, 2 हाइड्रोजन। तो इस चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है, ये समझे ना कैसे लिखना है, ऊपर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट का। जैसे H2S की बात करो तो इस चैप्टर में कभी भी ये कितने H प्लस दे सकता है, 2। तो इस चैप्टर में कभी भी एक ही बार में दोनों H प्लस नहीं निकालना है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप निकालना है। जैसे पहले एक निकलेगा, फिर से एक दूसरा निकलेगा, एक एक करके निकलता है। ठीक है बेटा। तो H2S की अगर बात करो तो H2S में क्या होगा, पहले एक H प्लस निकालोगे तो क्या बन जाएगा, HS माइनस प्लस H प्लस। समझे ना, एक हाइड्रोजन केवल एक बार में निकलेगा, और एक हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके लिए जो लिखोगे उसे हम लोग Ka1 बोल देते हैं। Ka1 मतलब क्या, फर्स्ट स्टेप का। कैसे लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे ब्रैकेट में HS माइनस, सेकेंड क्या आएगा H प्लस, अपॉन नीचे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2S। समझे क्या बात को। और फिर अब ये HS माइनस जो है, ये HS माइनस फर्दर ये डिसोसिएट होगा, और फर्दर डिसोसिएट होके एक और आयन निकाल देगा। तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, -2। एक और H निकल गया तो देखो, एक और H हट गया तो इसके ऊपर कितना, -2। अब इसके लिए जो डिफाइंड होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, Ka2। और Ka2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस। समझे क्या, इस तरीके से हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। आई होप कि समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, किस तरीके से। इसी तरीके से जैसे एक और थर्ड एग्जांपल मान लो मैं दूं आपको। मान लो हमारे पास H3PO4 है, तो बताओ H3PO4 क्या एक ही बार में तीनों निकालेगा, नहीं, बारी बारी से निकालेगा। तो कैसे टूटेगा बोलो, ये 3 स्टेप में टूटेगा ना। H3PO4 सबसे पहले क्या करेगा, H2PO4 -1 करेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाला है तो -1 का चार्ज, प्लस S प्लस। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, H2PO4 के ऊपर जो माइनस का चार्ज है ये फर्दर डिसोसिएट होगा, और ये एक हाइड्रोजन निकालेगा। तो एक निकालेगा तो अभी भी एक H बचा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, HPO4 के ऊपर -2, -1 था, एक और निकला तो -2, और प्लस एक हाइड्रोजन निकल चुका है। अब फर्दर थर्ड स्टेप में क्या डिसोसिएट होगा, HPO4 के ऊपर -2, और ये डिसोसिएट होगा तो कैसे होगा बताओ, ये डिसोसिएट होगा तो एक और हाइड्रोजन निकलेगा, तो अब क्या मिल जाएगा हमको, फॉस्फेट आयन। PO4 के ऊपर -2 था, इसके जाने की वजह से -3, और एक और H प्लस यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका क्या लिखोगे, इसको हम लोग K1 लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे K2, इसके लिए क्या लिखेंगे K3। क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं K1 का, K2 का, K3 का एक्सप्रेशन लिख लोगे ना। K1 क्या लिखोगे, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस। K2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दैट वैल्यू, है ना। K3 क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ PO4 के ऊपर -3 इंटू, जैसे मान लो थर्ड वाला मान लो मैं लिख दूं, क्या लिखेंगे, PO4 के ऊपर -3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 के ऊपर -2। इसी तरीके से इसको क्या लिखेंगे, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दैट वैल्यू, इसका भी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये समझे, ये केस फर्स्ट एसिड्स का समझाया मैंने। के को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, और किस तरीके से किसी भी रिएक्शन का के लिखा जाता है। अब थोड़ा सा एक और चीज समझा दूं मैं, हमसे पूछेगा K1 Ka1 और Ka2 में कौन वैल्यू बड़ी होगी, या Ka1 Ka2 और Ka3 का क्या ऑर्डर होगा। तो देखो, जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड, एंड सेकंड विल बी ग्रेटर देन थर्ड। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जरा। जैसे ये H2S है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, H2S क्या है, ये H प्लस देने का काम कर रहा है। मतलब ये केवल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ओनली एसिड। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ओनली एसिड की तरह, केवल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन ये HS माइनस है, ये वापिस अगर H प्लस ले ले तो H2S में भी तो कन्वर्ट हो सकता है ना। तो ये बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, और इसने H प्लस निकाला तो ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है। मतलब ये बोथ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोथ एसिड एंड बेस। सही है कि नहीं, देखो ये दोनों तरह बिहेव कर सकते हैं ना। अगर इसने H प्लस ले लिया तो एसिड में चला, ये H प्लस लेके H2S बना लेगा, और अगर इसने निकाला तो सल्फाइड बना लेगा। तो ये दोनों तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं Ka1 की वैल्यू बड़ी होगी कि Ka2 की वैल्यू बड़ी होगी, तो क्या लग रहा है आपको, H2S ज्यादा H प्लस देने की क्षमता रखेगा कि HS माइनस ज्यादा H प्लस देने की क्षमता रखेगा। तो पूरी तरह से प्योर एसिड तो H2S है ना, तो ये अच्छी तरीके से H प्लस देने की क्षमता रखेगा। तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। चूंकि हमेशा सेकंड वाला तो दोनों तरह
बिहेव करेगा तो जाहिर सी बात है इसकी जो एसिडिक क्षमता है इस पहले वाले से क्या होगी, थोड़ी सी कम, क्योंकि इसके अंदर बेस का भी बिहेवियर आ गया ना। तो ध्यान रखना बेटा, हमेशा जो फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा सेकंड वाले से क्या होता है, बड़ा। फर्स्ट वाला जो होता है हमेशा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सेकंड वाले से क्या होता है, बड़ा। इसी तरीके से यहाँ अगर मान लो K1 K2 और K3 का ऑर्डर पूछता तो क्या आंसर आएगा, K1 की वैल्यू बड़ी होगी, K2 की उससे छोटी होगी और K3 की वैल्यू तो सबसे छोटी होगी। क्या समझ पाए हम लोग क्या हो रहा है ये, ठीक है। K1 K2 से बड़ा यहाँ पे इस तरीके से घटता चला जाएगा, तो हमेशा पहला वाला सबसे ज्यादा होता है। तो ये केस 1 हमने किसके लिए डिफाइन किया, एसिड्स के लिए। ये हमारा एसिड्स और केटाइन दोनों के लिए डिफाइन है। तो अभी मैंने एसिड बताया, अब मैं केटाइंस को बताता नेक्स्ट पार्ट में। चलो तो देखो, ये हम लोग K का मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने एसिड्स के लिए समझ लिया किस तरीके से। अब केटाइंस के लिए समझा रहा हूँ, एसिड्स के लिए समझ लिया ना, अब हम लोग केटाइंस के लिए समझते हैं जरा। तो K सेकंड ले लेते हैं हम लोग। K सेकंड हमारे लिए क्या हो जाएगा, केटाइंस हो जाएगा। K सेकंड हम लोग ले रहे हैं, K सेकंड के अंदर हम लोग किसके समझेंगे, केटाइंस के लिए। तो देखिए केटाइंस के लिए कैसे, तो जैसे इसमें भी फर्स्ट मान लो एग्जांपल के साथ ही चलने, जैसे हमारे पास NH4 प्लस एक केटाइन है, तो NH4 प्लस की रिएक्शन अगर H2O के साथ करवा दो, तो जैसे ही NH4 प्लस को H2O दे दोगे तो NH4 प्लस किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, NH4OH में, मतलब वो H2O से क्या ले लेगा, OH। तो जैसे OH ले लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4OH, और H2O से एक H प्लस क्या हो जाएगा, आयन बाहर निकल जाएगा। तो ये जो केटाइन है ये वाटर में डालने के बाद किसके कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, H प्लस को कि OH माइनस को। तो दिख ही रहा है आपको, जैसे इसको वाटर में डाला इसने किसके आयंस को प्रोड्यूस किया, H प्लस आयन को, मतलब ये क्या बना रहा है, एसिडिक। तो इसलिए केटाइंस का भी H2O के साथ रिएक्शन कैसे बिहेव करता है, एसिडिक नेचर का। इसलिए मैंने लिखा था K जो होता है केटाइंस के लिए भी डिफाइंड है और एसिड्स के लिए भी। तो इसमें जैसे अब इसके कांस्टेंट को क्या लिखा जाएगा, तो इसके कांस्टेंट को हम लोग KaNH4 प्लस लिख देते हैं, ठीक है ना, K ऑफ NH4 प्लस, क्योंकि एसिड की तरफ बिहेव कर। या इसको एक और सिंबल दिया जाता है KH, ठीक है, KHNH4 प्लस। इस H का मतलब क्या है, इस H का मतलब होता है बेटा, ये जो H लगा है ना, ये बेसिकली डिनोट करता है किसको, हाइड्रोलिसिस को। हाइड्रोलिसिस एक टॉपिक ही है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ये H किसको डिफाइन करता है, हाइड्रोलिसिस को। ये हाइड्रोलिसिस के बारे में बता रहे हैं। ये H का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस और KH का मतलब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या होता है, रिएक्शन विथ वाटर। हाइड्रोलिसिस का बेसिक मीनिंग क्या है, रिएक्शन विथ वाटर। तो हम देख सकते हैं ये केटाइन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इस वाटर के साथ रिएक्ट ही तो कर रहा है ये केटाइन। तो इसको हाइड्रोलिसिस भी बोला जाता है या रिएक्शन विथ वाटर भी हम लोग कहते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, रिएक्शन विथ वाटर। तो इसको KNH4 प्लस भी लिख सकता है इस रिएक्शन के लिए हम लोग, या फिर इसको KHNH4 प्लस भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या है, इसका बेसिकली रिएक्शन है। और एक्सप्रेशन वाइज लिखोगे तो क्या आएगा, एक्सप्रेशन तो सिमिलर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। या तो हम लोग K ऑफ NH4 प्लस बोले, ठीक है, या हम लोग KH ऑफ NH4 प्लस बोले। मीनिंग समझा दिया मैंने, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। इसको ये चीज क्यों बोले, क्योंकि ये वाटर के साथ बेसिकली क्या है, रिएक्शन। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा बताओ, जैसे अभी लिखा था सेम वही एक्सप्रेशन। ऊपर क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे, मतलब NH4OH, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, H प्लस, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा नीचे, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। क्या कंसंट्रेशन ऑफ H2O यहाँ पे आएगा, नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ H2O यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं लिया हमने H2O को, क्योंकि H2O जो होता है किसमें रहता है, एक्सेस अमाउंट में। ये जो H2O होगा हमेशा वाटर के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो वाटर कैसा रहता है, एक्सेस में। अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस होते थे। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता था, जो एक्सेस में अमाउंट होते थे उनको हम लोग क्या कर देते थे, उनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आता था, 0, नेग्लेक्ट करते थे। उसी तरीके से है ना। तो इसमें क्या आएगा, वाटर यहाँ पे कहीं भी आने वाला नहीं है एक्सप्रेशन में, क्योंकि हमेशा किसमें होता है, एक्सेस में। समझ गए ना किस तरीके से किया ये। चलो एक और अगर ये समझ गए तो सेकंड, जैसे सेकंड एग्जांपल बताइए कैसे लिखेंगे। अगर सेकंड एग्जांपल सपोज करो, मान लो मैंने Zn+2 दे दिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, वाटर के साथ। तो अब देखो जरा सा, Zn+2 वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये +2 का चार्ज है, तो ये डायरेक्ट चाहे तो यहाँ से 2H ले सकता है ना,
2H, लेकिन 1/1 स्टेप बाय स्टेप होता है, एक एक स्टेप में एक होता है, बताया था मैंने आपको। तो Zn+2 अगर H2O के साथ जाएगा तो क्या करेगा, पहले एक OH को ले लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ZnOH प्लस में, और यहाँ से एक H निकल जाएगा, ZnOH प्लस बोल रहा हूँ, ZnOH माइनस में, और एक H प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, फिर से ये क्या करेगा, ये जो ZnOH माइनस आया यहाँ पे आपका, है ना, ये क्या करेगा, ये फिर से एक अनदर मोल ऑफ वाटर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और जब ये अनदर मोल ऑफ वाटर से रिएक्ट करेगा तो फिर से एक यहाँ से OH ले लेगा, तो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ZnOH ट्वाइस में, है ना, एक और OH ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ZnOH ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सेकंड, ये +2 का चार्ज है ना, एक OH लेगा तो यहाँ पे +1 का ही चार्ज आएगा। ठीक है, देखो Zn+2 है, यहाँ से OH माइनस को लेगा तो +2 और -1 मिलके कितना आएगा, +1, तो ये ZnOH प्लस में लेगा और H प्लस आयन को निकालेगा। फिर जब ये ZnOH प्लस यहाँ H2O से रिएक्ट करेगा तो फिर एक OH माइनस लेगा, तो OH प्लस था और OH माइनस आके न्यूट्रलाइज होकर क्या बन जाएगा, ZnOH ट्वाइस, और फिर से यहाँ से देखो क्या निकाल देगा, H प्लस। तो देखो केटायन क्या करते हैं, केटायन H प्लस के कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, क्या निकाल रहा है हमेशा, H प्लस के कंसेंट्रेशन को। तो अब इनके लिए क्या करोगे, अब देखो पहले वाले के लिए क्या लिखोगे, पहले वाले के लिए या तो Ka1 बोलोगे या फिर KH1 बोलोगे, ठीक है, और दूसरे वाले के लिए क्या बोलोगे, Ka2 या फिर KH2 बोलोगे। और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, बोलो, क्या हम लोग लिख सकते हैं Ka1 या KH1, KH1, ये दोनों किसके लिए हम लोग लिख रहे हैं, दिस इज फॉर Zn+2, Ka1 ऑफ Zn+2 या KH1 ऑफ Zn+2 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सप्रेशन वाइज जाओगे तो बोलो ZnOH प्लस, ठीक है, सेकेंड H प्लस डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, Zn+2। क्या ये H2O कहीं आएगा इसके अंदर, नहीं, H2O कहीं भी आने वाला नहीं है। अब इसके लिए जैसे ये तो इसके लिए हमने लिख दिया, अगर इसके लिए लिखना होगा तो क्या लिखोगे, या तो इसके लिए K2 लिखोगे या फिर KH2 लिखोगे, Ka2 लिखो या KH2 लिखो, ये हम लोग किसके लिए लिखेंगे, ZnOH प्लस के लिए। ठीक है, तो ये भी तो एक केटायन ही है ना, तो इस केटायन का क्या आ जाएगा बताओ, इसके लिए जब हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा क्या बन के आएगा, ऊपर प्रोडक्ट आएगा, मतलब क्या आएगा, ZnOH ट्वाइस, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या, H प्लस डिवाइडेड बाई क्या आएगा आपका, ZnOH प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है क्या बेटा, और अगर इनमें मैंने रिलेशन पूछा इन दोनों में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो हमें पता ही है हमेशा पहला वाला क्या होता है दूसरे वाले से बड़ा, मतलब हम लोग बोलने के लिए बोलेंगे Ka1 या KH1, ये हमेशा क्या होंगे, बड़ा होगा किससे, Ka2 या फिर KH2 से। ठीक है ना, क्योंकि पहला वाला हमेशा दूसरे वाले से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये एक्सप्रेशन हमें लिखने आना चाहिए, कैसे हम लोग ये एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं, तो पहले मैं पूरा एक्सप्रेशन ही समझा रहा हूँ आपको। तो हमने केस 1 ले लिया, केस 1 में बेटा हमने कवर कर लिया, किनको देख लिया, केस 1 के अंदर हमने के के बारे में समझा, केस 1 कह रहा हूँ, के को हमने समझ लिया एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो एसिड्स के लिए होता है और केटाइंस के लिए भी होता है। सिमिलर इसी तरीके से के भी होता है, जिसको बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कहेंगे, जो किसके लिए होगा, बेस के लिए होगा और एनाइंस के लिए होगा। तो केबी की भी बात कर लेते हैं फटाफट हम लोग, देखो सिंपल सा ही है बिल्कुल, है ना, एक्सप्रेशन पहले हमें लिखने आना चाहिए, सब एक्सप्रेशन जैसे लिखवा रहा हूँ मैं। चलो तो हम लोग सेकंड की भी बात कर लेते हैं, आगे हम लोग केबी के बारे में बात कर लेते हैं। तो केबी को हम लोग क्या बोलते हैं, के के बारे में बात करते हैं। तो केबी को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, केबी को क्या बोला जाता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। केबी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो किसके लिए डिफाइंड होगा, डिफाइंड फॉर, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट किनके लिए डिफाइंड होगा, डिफाइंड फॉर बेसिस एंड, वो केटाइंस के लिए था तो एक इनके लिए एनाइंस के लिए। तो एक वो अगर सीख गया था ना के, तो के भी आप समझ ही जाओगे, उसी तरीके से बस काम करते हुए जाना है। जैसे इसमें भी केस 1 देखो, अब इसको मैं फटाफट करा देता हूँ क्योंकि सिमिलर उसी तरीके से केस 1 अगर बेस की बात करूँ मैं, बेसिस के लिए, तो देखो बेसिस के लिए जैसे इसमें मान लो हमने ले लिया, फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। बेस की बात करूं तो जैसे वीक बेस लेना है, तो वीक बेस में सबसे अच्छा वीक बेस NH4OH को लेके चलते हैं हम लोग। तो NH4OH जो होगा ये किस तरीके से डिसोसिएट होगा आपका, NH4OH विल बी डिसोसिएटेड इनटू NH4 प्लस प्लस OH माइनस, है ना, NH4 प्लस OH माइनस।
चूंकि OH माइनस दे रहा है इसका मतलब है किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह। तो इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, KB। और बताओ KB का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, अब तो लिखने आ गया ना, ऊपर प्रोडक्ट लिखना है, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे क्या, रिएक्टेंट NH4OH। ठीक है, समझे क्या, जैसे एसिड का सिखाया उसी तरीके से। मान लो सेकंड एग्जांपल में इसी पे ले लूँ, ZnOH ट्वाइस की बात करूँ, तो अब ये देखो ये कितने OH दे सकता है, क्या ये 2 OH दे सकता है, तो क्या दोनों OH एक साथ देगा, नहीं, स्टेप बाय स्टेप देगा एक एक करके। तो जैसे पहले एक OH देगा तो ZnOH प्लस बना और प्लस OH माइनस। ठीक है, एक OH इसने निकाला, तो एक OH निकाला, तो इसके लिए क्या डिफाइन करोगे बेटा, KB1 बोला जाएगा, इसके लिए क्या बोला जाएगा, KB1। और एक्सप्रेशन तो लिख ही सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड स्टेप में क्या होगा, ZnOH प्लस जो है अब ये डिसोसिएट होगा और ये किस में जाएगा, Zn के +2 में, किसमें चला जाएगा, +2, और यहाँ से फिर से OH क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए जो डिफाइंड होगा वो क्या होगा, KB2। एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम लोग, बोलो एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, ये समझ रहे हो ना, एक एक OH करके निकालना है। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा इसका, लिखना हो एक्सप्रेशन तो ZnOH प्लस OH माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ZnOH ट्वाइस। इनके लिए बोलो, इनके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इनके लिए लिखेंगे Zn+2 का कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया नीचे, रिएक्टेंट मतलब क्या, ZnOH प्लस। ठीक है क्या, तो ये दोनों चीजें हो गई अपने इसी तरीके से। और इनमें अगर हमसे रिलेशन पूछ ले KB1 और KB2 में कौन बड़ा होगा, तो अभी मैंने बता ही दिया था, पहला वाला हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो KB1 विल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, KB2। क्यों, क्योंकि देखो ये तो केवल किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, क्योंकि ये हमेशा OH निकालेगा, लेकिन ये बेस की तरह भी कर सकता है और एसिड की तरह भी। बेस की तरह कैसे, देखो OH निकाल दिया इसने, और एसिड की तरह कब, जब इसने एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो गया ZnOH ट्वाइस में। तो दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो KB1 हमेशा KB2 से क्या होता है, बड़ा। तो ये हम लोगों ने केस फर्स्ट मान लो कर लिया बेस के लिए, और केस सेकंड हम लोग बात करें किसके लिए, इसमें मैंने उसमें समझा दिया था आपको डिटेल में काफ़ी, तो इनको मैं जल्दी जल्दी थोड़ा ले रहा हूँ फास्ट में, अब समझ तो गए ये क्या आइडिया लगाना है। अब केस सेकंड की बात करो तो किसके लिए डिफाइन कर लेते हैं, एनायंस के लिए भी होगा। एनायंस के लिए किस तरीके से, एनायंस ले लो, कोई भी एनायंस एक उठाते हैं, जैसे CH3 COO माइनस, ये एनायंस ले लिया। इस एनायंस की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बोलो क्या होगा, एनायंस जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से H उठाएगा ना, यहाँ से H उठाएगा और OH को बाहर निकालेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 COH में, एसिटिक एसिड में, क्योंकि इसको H प्लस की जरूरत है ना, और प्लस क्या निकलेगा, OH माइनस। तो देखो इसने किसके कंसंट्रेशन को बढ़ाया, OH माइनस को ना। तो चूंकि एनायंस किसके, एनायंस है, एनायन किसके, H2O से रिएक्ट करके किसके कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, OH माइनस को। जबकि ये देखिए आप केटाइन जो थे, केटाइन जब रिएक्ट करता था तो किसके कंसंट्रेशन को बढ़ाता था, H प्लस को। तो इसने किसके कंसंट्रेशन को बढ़ाया, OH माइनस को। तो इसीलिए इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह। इसने किसके कंसंट्रेशन को बढ़ाव दिया है, OH माइनस, इसीलिए कैसे बिहेव करते हैं एनायंस, बेस की तरह हमारे लिए। तो ये बेसिस के लिए और एनायंस के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, बोलो क्या लिखोगे, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, KB ऑफ CH3 CO माइनस कह सकते हैं, या क्या इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या, KH ऑफ CH3 CO माइनस। अभी समझा दिया था मैंने, KH क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिसिस है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ ही हो रहा है ना, तो इसको हम लोग KB ऑफ CH3O माइनस बोले, या फिर KH ऑफ CH3CO माइनस, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन ही तो हो रहा है। ध्यान आ रहा है, अभी इसमें समझाया था ना मैंने, चाहे KH ऑफ बोला जाए चाहे इसका K बोला जाए एसिड के केस में, और यहाँ पे चाहे इसको KB बोलो या KH बोलो, बात देखिए, क्योंकि वाटर के साथ क्या है, रिएक्शन। और एक्सप्रेशन अगर लिखना हो तो बोलो क्या लिखोगे, एक्सप्रेशन में क्या आएगा इसका, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या आएगा, CH3COH प्रोडक्ट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बस ये सब वैल्यूज दी रहेंगी, हमें एक्सप्रेशन लिखने पहले आना चाहिए। H2O नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि H2O किस में रहता है, एक्सेस में रहता है। और एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, चलो सेकंड जैसे एग्जांपल मान लो कार्बोनेट का समझा देता हूँ। कार्बोनेट आयन ले लिया CO3 माइनस, तो CO3 माइनस की वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, बोलो क्या बनेगा, CO3 माइनस H2O से रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है, पहले एक H उठाएगा तो एक H उठा के किस में कन्वर्ट होगा, SCO3 माइनस में, और यहाँ से क्या निकालेगा, OH माइनस। ठीक है बेटा,
और फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में एक एक करके होता है ना, ये HCO3 माइनस फिर वाटर से रिएक्ट करेगा, है ना, वाटर तो एक्सेस में है ना, तो पहले इसमें कन्वर्ट होगा HCO3 माइनस, फिर वही HCO3 माइनस उसी 1 मोल वाटर अगला उठाएगा और फिर यहाँ से H लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2CO3 में, और यहाँ से H प्लस लेके गया तो यहाँ से क्या निकलेगा, OH माइनस। तो किसके कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, OH माइनस को, मतलब कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो इसके लिए हम लोग या तो Kb1 लिखें या तो KH1 लिखें, इसके लिए हम लोग Kb2 लिखें या तो KH2 लिखें, बात एक ही है। एक्सप्रेशन वाइज तो लिख ही लोगे, बोलो इसके एक्सप्रेशन में क्या लिखोगे, HCO3 माइनस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस। लिख दूं क्या यहाँ पे, चलो लिख ही देता हूँ, देखो HCO3 माइनस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस, और इनके लिए एक्सप्रेशन वाइज क्या लिखा जाएगा, H2CO3, ठीक है, इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस, ठीक है। और इनमें रिलेशन अगर पूछ लूँ मैं तो क्या होगा, बता सकते हैं कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो मैंने अभी बताया था जनरल रूल क्या होता है, पहला वाला हमेशा दूसरे वाले से क्या होता है, बड़ा। तो Kb1 की वैल्यू जो होगी वो Kb2 से बड़ी ही होनी है, ठीक है। Kb1 Kb2 से बड़ा होगा, या KH1 बोलो या KH2 बोलो, बात देखिए। अब आप ये थर्ड वाला खुद से लिखिए, है ना, ये आपका क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। थर्ड वाले के लिए आप खुद लिखिएगा, किसके लिए, फॉस्फेट आयन के लिए, PO4 के ऊपर 3 माइनस। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं ना, पहले PO4 3 माइनस को H2O से रिएक्ट करा दोगे तो क्या बनेगा, पहले HPO4 के ऊपर -2 बन जाएगा, ठीक है, और OH माइनस निकल जाएगा, फिर HPO4 के ऊपर जो -2 बनेगा वो फिर से H2O से रिएक्ट करेगा। मतलब आप अगर देखना चाहें ना तो ये इनडायरेक्टली इस ये रिएक्शन का क्या होगा, ये PO4 3 माइनस जो मैं आपको दे रहा हूँ लिखने के लिए, ये पीछे से चलेगा। देखो PO4 -3 पहले किसको उठाएगा, H2O से H प्लस उठाएगा और इसमें कन्वर्ट होगा, फिर फर्दर ये H2O से रिएक्ट करके एक H प्लस उठा के इसमें कन्वर्ट होगा, और फिर ये H2O से रिएक्ट करके एक H प्लस उठा के H3PO4 में कन्वर्ट होगा। तो यही रिएक्शन सेम काउंटर में चलेगी, पीछे की तरफ से लिखा जाएगा। तो ये आप एक खुद प्रैक्टिस के लिए लिख लेना, PO4 के ऊपर -3 का लिख सकते हैं ना, एक बार H2O के साथ कराना, ठीक है, फिर से फर्दर H2O के साथ कितने स्टेप में होगा, 3 स्टेप्स में। इसके लिए कितने स्टेप्स लगेंगे हमें, 3 स्टेप्स लगेंगे, समझे क्या। तो मैंने K और Kb का एक्सप्रेशन लिखना आपको सिखा दिया, Kb कैसे लिखा जाता है और Ka को कैसे लिखा जाता है और क्या मीनिंग होता है इनका, ठीक है। तो अब हम लोग रिलेशन इनमें देखते हैं, K और Kb में क्या रिलेशन होता है। तो उसके पहले हम लोग pH और pOH का रिलेशन देखते हैं, फिर रिलेशन बिटवीन K एंड Kb भी करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है। तो बेटा K और Kb के एक्सप्रेशन समझ गए ना, कैसे लिखने हैं क्या करना है। चलो तो नेक्स्ट हम लोग रिलेशन ही देखना है हमें, K Kb और pH और pOH का। तो पहले हम लोग रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH देखते हैं, रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH, क्या रिलेशन होता है pH एंड pOH में। तो अगर वाटर की बात करूं मैं, वाटर H2O जो होता है वाटर, तो वाटर जो होता है ये डिसोसिएट होता है किसके अंदर, H प्लस एंड OH माइनस के अंदर, ठीक है ना। तो इनका जो हम लोग डिफाइन करते हैं ना, इनके लिए जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसको हम लोग KW लिखते हैं। वाटर के लिए क्या लिखा जाता है, KW। इसके लिए Kb नहीं, क्योंकि एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी, तो इसका क्या लिखा जाता है, KW। और इसका जो KW होता है ये इक्वल्स टू होता है H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। देखो जब इसको केवल वाटर की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग तो KW को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाएगा, H प्लस और OH माइनस लिखेंगे। लेकिन अगर इसी वाटर को आपने, है ना, इसी वाटर को अगर हम लोगों ने अगर मान लिया एसिड या बेस की तरह जब बिहेव करवाएंगे ना, तो एसिड और बेस की तरह बिहेव करवाते समय इस वाटर में H2O का भी कंसेंट्रेशन नीचे लिया जाता है, वो बात का पार्ट है। अभी बस मैं आपको pH और pOH में रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। H2O डिसोसिएट होगा H प्लस एंड OH माइनस में, तो H प्लस और OH माइनस का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग KW बोलते हैं, और यहाँ पे जो KW होता है इसे हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इस KW को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमसे कोई पूछे कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बेसिकली क्या होता है, वाटर के जो आयंस है ना, कौन कौन से वाटर के आयंस होते हैं वाटर के अंदर, H प्लस आयंस होता है और OH माइनस।
तो H प्लस और OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और उसको KW से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो KW इज नथिंग बट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाता है। तो KW ही हम लोग रिलेशन देखने जा रहे हैं ना, तो KW को हम लोग बोलते हैं, KW एक कांस्टेंट है, KW इज ए कांस्टेंट, लिख देता हूं मैं, KW इज ए कांस्टेंट known as ionic product of water। KW क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और यही KW का एक्सप्रेशन है, समझिए KW बराबर हमेशा क्या आएगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब वाटर के आयंस का प्रोडक्ट। तो वाटर के अंदर कौन कौन से आयंस होते हैं, एक H प्लस आयंस होता है, दूसरा OH माइनस आयंस होता है। तो KW इज ए कांस्टेंट नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसकी वैल्यू जो होती है, कुछ वैल्यू डिपेंड्स, विच वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, न्यूमेरिकली वैल्यू ही तो रहेगा, विच वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर। इसकी वैल्यू केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और एक हमें याद रखनी है वैल्यू, जो स्पेशल वैल्यू है, केवल एक कांस्टेंट हमको याद रखना है, जो अभी मैं बता रहा हूं, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, ब्रैकेट में 298 केल्विन। ये आपको बस याद रखना है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पे जो KW की वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻14। तो केवल बेटा आपको एक यही इकलौता कांस्टेंट है जो आपको याद रखना है, और वो भी किसके ऊपर, 25 के ऊपर। बाकी हमेशा मैंने बताया कि के जो कांस्टेंट होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम में क्या होती है, गिवन। लेकिन ये कांस्टेंट है कि आपको याद रखना है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 298 केल्विन पे जो KW की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻14। ये याद रखना है, ये हमारा इंफॉर्मेशन है जिसे हमें याद रखना है। बाकी हमेशा किसी भी क्वेश्चन में KB है ना, इन सब की वैल्यूज क्या रहेगी, गिवन रहेगी। और अगर टेम्परेचर चेंज भी करेगा तो KW भी क्या रहेगा, गिवन, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे ना तो KW की वैल्यू क्या होती है, बदलती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें याद रखना है कि KW की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14। अब क्या करता हूं मैं, देखो दोनों तरफ अगर मैं PK लगा दूं, देखो KW इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 10⁻⁻14। तो अगर मैं दोनों तरफ P लगा दूं, मैंने बताया था आपको किसी भी चीज के आगे P लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, उसके आगे क्या आ जाया करेगा, माइनस का लॉग। तो अगर मान लो मैं दोनों तरफ से P लगा देता हूं, PKW या PKW, हाँ तो चलो PKW लिख लेते हैं, इधर भी P लगा दिया और मान लो इधर भी P लगा दिया, P ऑफ 10⁻⁻14, तो क्या मतलब होगा, क्या लगा दिया मैंने, PKW अगर मान लो मैंने लिखा, PKW का मतलब क्या होगा बेटा, PKW का मतलब होगा माइनस लॉग ऑफ KW। PKW का मतलब क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ KW। और तो माइनस किसी भी चीज के आगे P लगाने का मतलब क्या होता है, उसके आगे माइनस लॉग लगा देना। तो अगर KW के आगे मैंने P लगा दिया PKW, तो PKW का मतलब क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ KW। और माइनस लॉग ऑफ KW की वैल्यू कितनी है हमारे लिए, 10⁻⁻14 है ना। तो अगर माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 है, तो ये देखो 10⁻⁻14 आगे आएगा तो कितना हो जाएगा, +14 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है PKW की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 14 के बराबर, समझे क्या। तो PKW जो होता है वो कितना होता है, 14 होता है। PKW क्या होता है, 14 के बराबर होता है। KW 10⁻⁻14 है, तो PKW का मतलब क्या हो गया, P लगाने का मतलब होता है माइनस लॉग का लगा देना। तो जैसे इसके आगे माइनस लॉग ऑफ KW मतलब माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 करेंगे, तो 10⁻⁻14 का क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो PKW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका, 14 हो जाता है। ठीक है, तो PKW की वैल्यू कितनी होगी, 14, ये ध्यान रखना है। KW 10⁻, और ये KW किस पे है, 14 किसके बराबर है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर टेम्परेचर को चेंज करोगे तो PKW की वैल्यू 14 से भी चेंज हो सकती है। ठीक है, हमारा काम क्या है, pH और pH में रिलेशन समझना। अब वो देखो कैसे समझोगे, हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू किसके बराबर, KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर। मैं क्या करता हूँ, इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग। तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ KW। लॉग M इंटू N का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, बोलो, लॉग A
प्लस लॉग बी लिख सकते हैं ना, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू क्या, लॉग ऑफ के डब्ल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1 से इधर भी और इधर भी। तो जैसे -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, और ये भी -1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ ओ एच माइनस, और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया है करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ के डब्ल्यू। अब बताओ, क्या माइनस लॉग ऑफ एच प्लस को ही पी एच लिखते हैं क्या हम लोग, क्या माइनस लॉग ऑफ एच प्लस को पी एच लिखते हैं, क्या माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस को पी एच लिखते हैं, तो पी एच प्लस, क्या इसको हम लोग पी ओ एच लिख सकते हैं, ये प्लस करके लिख सकते हो ना, प्लस माइनस दिस, तो ये हो गया माइनस लॉग ऑफ एच प्लस की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, पी एच होता है, पी एच मतलब क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ एच प्लस, तो माइनस लॉग एच प्लस मतलब कितना हो गया, पी एच, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस का मतलब क्या हो गया, ये समझ रहे हो, इसको ऐसे कर देता हूँ, देखो प्लस और ब्रैकेट में कर दो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, देखो इसके ऊपर माइनस लगाया, ये प्लस रह गया, इसके आगे माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, ठीक है, तो पी एच हो गया ये, प्लस इसकी जगह पे कितना, पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू की जगह पे क्या लिखोगे, पी के डब्ल्यू, क्योंकि मैंने बता दिया पी आने का मतलब माइनस लॉग किसी के भी आगे, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू का मतलब कितना हो गया, पी के डब्ल्यू। तो यही हमारा रिलेशन होता है, पी एच प्लस पी ओ एच जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी के डब्ल्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो पीएच और पीओएच का रिलेशन ये है कि पीएच और पीओएच का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, पी के डब्ल्यू के बराबर होता है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि एट टी इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम लोग केल्विन में बोले तो कितना, 298 केल्विन, तो एट टी बराबर टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन है तो उस समय पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 14। तो जो हमारा पी एच प्लस पी ओ एच का सम होता है ये किसके बराबर होता है, 14 के बराबर, ठीक है बेटा, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या हमेशा पी एच प्लस पी ओ एच 14 होता है, नहीं, टेम्परेचर को अगर हम बदलेंगे तो पी एच प्लस पी ओ एच का सम भी क्या होगा, बदलेगा। तो जो पी एच की वैल्यू आती है वो जनरली 0 से बड़ी रहेगी पी एच वैल्यू, और 14 से क्या रहती है, छोटी या 14 के इक्वल। तो जो पी एच रेंज होता है ना, वो 0 से बड़ा और 14 के बीच में ही घूमता है। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे लिखूंगा, पीएच जो होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ ले कभी, तो पीएच कैन बी निगेटिव, पीएच कभी निगेटिव भी हो सकता है और ग्रेटर देन 14 भी हो सकता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, एंड ग्रेटर देन 14, ये ध्यान रखना है ना, कि जो पीएच होता है बेटा आपका, पीएच कैन बी निगेटिव और ग्रेटर देन 14 भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले कि क्या पीएच कभी निगेटिव होता है, तो आंसर होगा यस, हो सकता है। और क्या ग्रेटर देन 14 होता है, होता है। टेम्परेचर के हिसाब से पीएच की वैल्यू को भी बदला जा सकता है। तो समझे क्या, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू कितना हो गया, 14। और नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली पीएच रेंज क्या रहेगा, 0 से लेके 14 के बीच में रहता है। और पी एच प्लस पी ओ एच का सम किसके बराबर, पी के डब्ल्यू। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पी के डब्ल्यू की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी होती है, 14, क्योंकि के डब्ल्यू हमको याद रखना है कितना, 10⁻⁻14। ये ध्यान रखना, पी कभी भी आगे लग जाएगा किसी के तो उसके आगे क्या लगा दोगे आप, माइनस लॉग लगा दोगे, ठीक है। तो ये किसका रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन पी एच एंड पी ओ एच। और इसी से जुड़ा हुआ है रिलेशन बिटवीन के एंड के भी, तो उसको भी तुरंत कर ही लेते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन के एंड के बी, रिलेशन बिटवीन के एंड के बी, कि के और के बी में क्या रिलेशन है आपका। तो देखो ये भी सिंपल सा है, के एंड के बी में रिलेशन, जैसे CH3COOH, मान लो ये क्या है, एसिड है ना, एसिटिक एसिड है CH3COH, ये डिसोसिएट होगा तो क्या करेगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस में टूटेगा, एसिड है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। और इसको, ये क्या है हमारे लिए, एसिड है, और ये उसका क्या है, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है ना एसिड का। जब H प्लस हटा देते हैं तो क्या मिलता है, कॉन्जुगेट बेस, जो मैंने बताया था आपको, एसिड और कॉन्जुगेट बेस वाला कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये अगर एसिड है तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। अब मुझे तो के बी में रिलेशन चाहिए ना, तो एक एसिड होना चाहिए और एक बेस, तो मैं इसके कॉन्जुगेट बेस को ही उठा लेता हूँ। तो देखो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या था, CH3CO माइनस। अभी मैंने बताया कि किसी भी एनायन का जब H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एनायन किसकी तरह बिहेव करते हैं, बेस की तरह। अभी देखा था हमने एनायंस के लिए, देखो जो के बी होता था किसके लिए डिफाइंड होता था, बेस एंड
एनाइंस, जैसे ये एनाइंस को उठा के करवाया था तो इसके लिए हम लोग के भी लिख रहे थे, तो वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे। CH3CO माइनस की H2O से रिएक्शन करा दी, मतलब ये एक बेस है, ये क्या है हमारे लिए बेस है ना, एनायन बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो इसको जब H2O के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COH प्लस यहाँ से क्या निकाल देगा OH माइनस। तो देखो ये बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। इसके लिए जो आप डिफाइन करोगे तो क्या डिफाइन करोगे K, इसके लिए क्या डिफाइन करोगे K, और इसके लिए अब क्या डिफाइन करोगे KB, क्योंकि ये तो एसिड है और ये क्या है बेस है, तो इस रिएक्शन का K डिफाइंड होगा और इस रिएक्शन का क्या डिफाइंड होगा KB। अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ देता हूँ, इन दोनों रिएक्शंस को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जैसे ही दोनों रिएक्शंस जोड़ोगे तो ये क्या होंगे, दोनों कट जाएंगे आपस में, ठीक है। CH3COH से CH3COH भी कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या जोड़ने के बाद, क्या ये H2O बचेगा, और H2O हमें दिखाई देगा इधर रिएक्टेंट साइड में H2 बचेगा, प्रोडक्ट साइड में क्या बचेगा H प्लस और OH माइनस, यही बचेगा ना। और क्या हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि जब दो रिएक्शंस को जोड़ा जाता है तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा क्या उसको K इंटू के भी लिख देंगे, ये जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको क्या K इंटू के भी लिख देंगे। हमने पढ़ा है ना जब दो रिएक्शंस को जोड़े जाते हैं ना तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना, ये पढ़ा हमने। ध्यान है कि नहीं बेटा, ध्यान होना चाहिए सब चीजें। जैसे मान लो A गिब्स B है, B प्लस C है, और सपोज करो एक रिएक्शन है जिसमें B गिब्स मान लो हमारे पास है आपका A प्लस D, और इसका मान लो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 कह देता हूँ और इसका K2 कह देता हूँ। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो देखो B से B कटेगा, A से A कटेगा, है ना। तो अच्छा रिएक्टेंट कुछ बताया नहीं मैंने, चलो इधर मान लो B प्लस सपोज करो E भी था, तो क्या 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 होने लगेगा रिएक्शन E गिब्स C प्लस D हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई पूछे तो किसके बराबर होता है K1 इंटू K2, दोनों के मल्टीप्लीकेशन के। तो जब दो रिएक्शंस को जोड़े जाते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो K इंटू के भी हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा कि H2O गिव्स H प्लस और OH माइनस, इसके लिए जो हमारा डिफाइंड होता है वो क्या डिफाइंड होता है KW। इस रिएक्शन के लिए जो डिफाइंड होता है वो क्या डिफाइंड होता है KW। तो क्या हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो KW है KW इट इज इक्वल टू किसके बराबर, दोनों के रिएक्शन, दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। जब दो केमिकल रिएक्शंस को जोड़ते हैं दो इक्विलिब्रियम के रिएक्शंस को तो उनका रिएक्शन उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में जाता है पावर के रूप में, और जब किसी नंबर से उसको डिवाइड करोगे तो भी किस में जाएगा पावर के फॉर्म में, याद है। और रिएक्शन को अगर उल्टा करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है इनवर्स हो जाता है। ये तीन रूल थे, उन तीनों रूल को ध्यान रखना है। तो देखो जैसे ही दोनों को जोड़ा हमने, दोनों को जोड़ा तो दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और हमें पता ही है फाइनल रिएक्शन यही दिखाई देने वाली है। और इस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या डिफाइन किए थे KW अभी, तो KW किसके बराबर आएगा मतलब K इंटू KB के। तो इसका सही तरीका लिखने का ये होता है कि जो K है अपना है ना, K किसका आएगा किसी एसिड का, इंटू ये जो KB हम लोग ले रहे हैं देखो उसी एसिड के कॉन्जुगेट बेस का लेना है तभी वो कटेगा, दूसरा कोई बेस लेकर आओगे ना तब ये कटने वाला नहीं है ना। तो K ऑफ एसिड इंटू KB ऑफ कॉन्जुगेट बेस, K ऑफ एसिड इंटू KB ऑफ कॉन्जुगेट बेस, है ना। जिस एसिड का लोगे उसी के कॉन्जुगेट बेस का KB का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आता है KW के बराबर आता है। या अगर हम मान लो ये बोले कि K ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इंटू KB ऑफ बेस, ये किसके बराबर आएगा KW। अगर कोई बेस लोगे तो उस बेस के साथ उसका क्या लेना पड़ेगा कॉन्जुगेट एसिड, तभी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आता है KW के बराबर आता है। तो ये जनरल तरीका होता है K और KB के रिलेशन में, है ना। ये नहीं बेटा कि ये एसिड कहीं और का लाए बेस कहीं और से लेकर आए, जैसे एसिड ले लिया हमने CH3COH और बेस उठा लिया NH4OH, तब ये रिलेशन वैलिड नहीं है। जो एसिड आप लोगे उसी के कॉन्जुगेट बेस से आपको लेना है KB, जो एसिड लोगे उसी के कॉन्जुगेट बेस का KB लोगे तब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगा KW। तो जनरल यही है, जो एसिड लोगे उसी का कॉन्जुगेट बेस के साथ मल्टीप्लिकेशन KW, या कॉन्जुगेट एसिड लोगे तो उसी के बेस के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है KW के। और अगर यहाँ पे मान लो मैंने लगा दिया आपके लिए
यहाँ पे अगर मान लो हम लोग फिर से इधर भी लॉग ले लें, इधर भी लॉग ले लें, तो देखो लॉग क्या लिखोगे, लॉग के प्लस लॉग के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग के डब्ल्यू। तो ये मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, अगर मान लो बेटा यहाँ लॉग के प्लस लॉग के बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, लॉग के डब्ल्यू, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, जो अभी हमने किया था ना पिछले में, उसी तरीके से। तो ये दोनों का अगर मान लो हम लोग डायरेक्ट मैं बताऊं तो क्या लिखोगे, बोलो, पी के लिख देंगे प्लस पी के बी लिख देंगे इज इक्वल टू क्या, पी के डब्ल्यू के बराबर लिख सकते हैं हम लोग। पी के प्लस पी के बी बराबर किसके आ जाएगा, पी के डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पी के और पी के बी का भी सम किसके बराबर होता है, पी के डब्ल्यू के बराबर होता है। यहाँ से भी निकालोगे तो वही आने वाला है, पी के, इसको लिए पी के लिखेंगे और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पी के बी, और ये किसके बराबर आने वाला है हमारा, पी के डब्ल्यू के बराबर आने वाला है, ठीक है ना। समझे कैसे, दोनों तरफ लॉग लगाओ तो लॉग ए प्लस लॉग बी लिखोगे इज इक्वल टू लॉग के डब्ल्यू, और लॉग ए को माइनस से इधर मल्टीप्लाई, माइनस से इधर मल्टीप्लाई, माइनस से इधर मल्टीप्लाई। सेम यही बेटा, यही कह रहा हूँ, ये जो हम लोग किया है ना, देखो दोनों तरफ लॉग लगाया था, फिर दोनों को सम में तोड़ा था, फिर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके पी एच लिख दिया था, और इसको पी ओ एच इज इक्वल टू क्या लिख दिया था, पी के डब्ल्यू। तो क्या इसी तरीके से डायरेक्ट इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको पी के प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, जैसे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन के डब्ल्यू था वैसे ऐसे लिख दिया, ठीक है। और लास्ट बस एक चीज और, 2 मिनट और लगेंगे मुझे बताने में, उसको भी बता के काम खत्म करता हूँ, आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे फिर हम लोग, ठीक है। कल हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर देखेंगे, तो बस 2 मिनट में और समझा देता हूँ मैं। अब हम लोगों ने जो चीजें सीखी है थोड़ी सी, पी के ए, पी के जो है वो क्या है, के की पी के किसकी जगह पे लिखा होगा हमने, माइनस ऑफ लॉग के, पी के इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ लॉग के, है ना। इधर लॉग के लिखते फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते। मैंने बताया पी लगाने का मतलब ही क्या है, पी लगाने का मतलब उस चीज के आगे क्या लिख देना, माइनस लॉग। तो अगर पी के मैं पूछ रहा हूं तो पी के क्या लिखोगे, माइनस ऑफ लॉग के, और माइनस ऑफ लॉग के, तो यहां से देख सकते हो क्या, इसे हम लोग लॉग 1/k भी लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं 1/k। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, जो हमारा पी के वैल्यू है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है, पी के की वैल्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के दिख रहा है ना, पी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, जिसके के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, के की वैल्यू, उसके पी के की वैल्यू क्या होगी, उतनी कम। तो अगर के आपका हाई है, के की वैल्यू क्या है, काफी ज्यादा, तो के की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो पी के की वैल्यू क्या होगी, उतनी कम। के की वैल्यू जितनी ज्यादा, पी के की वैल्यू उतनी कम, और पी के की वैल्यू जितनी कम होती है वो एसिड उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। मतलब जिसकी के की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई, वो एसिड उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। क्यों, के की वैल्यू हाई कब होगी, के की वैल्यू हाई तभी होगी, ये के की वैल्यू हाई कब होगी, जो जितना ज्यादा H प्लस छोड़ेगा, क्योंकि के इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो जितना ज्यादा ऊपर का H प्लस का कंसेंट्रेशन होगा, के की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर के हाई है तो इसका मतलब वो एसिड कैसा होता है, आपका स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर के की वैल्यू लो होती है, ये आपने शायद ऑर्गेनिक में पीके बी से सीखा होगा ये सब, है ना। तो अगर जो एसिड का पी के की वैल्यू लो होती है, के की वैल्यू लो कब होगी, जब H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या होगा, कम। तो के की वैल्यू लो होने का मतलब पी के की वैल्यू का क्या होना, हाई होना। और अगर के की वैल्यू लो है तो उस तरीके का एसिड हमारे लिए कैसा होगा बेटा, वीक होगा, ठीक है। एंड सेम इज ट्रू फॉर बेस ऑल्सो, बेस के लिए भी यही बात सही होती है। तो लो बेस का भी लिख ही लेते हैं, पी के बी, पी के बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पी लगा देने का मतलब क्या करना होता है, उसके आगे माइनस लॉग लगा देना है। तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ लॉग के बी, और माइनस ऑफ लॉग के बी इज इक्वल टू क्या, हम लोग क्या लॉग 1/k बी भी लिख सकते हैं। और लॉग 1/k बी का मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, इसे हम लोग यहाँ से कह सकते हैं क्या, पी के बी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी, पी के बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, के बी के। तो यहां से वही चीज सेम टू सेम हो जाएगा। अगर के बी की वैल्यू हाई है, के बी की वैल्यू हाई कब हो सकती है, वैल्यू बड़ी कब हो सकती है, जब जितना ज्यादा ओ एच माइनस छोड़ेगा। के बी की वैल्यू हाई तब होगी जितना ज्यादा ओ एच माइनस छोड़ेगा। तो अगर के बी की वैल्यू आपकी हाई होगी तो उस समय पी के बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, लो होगी। और पी के बी की वैल्यू हाई होने का मतलब ही हो गया कि वो बेस कैसा होगा हमारे लिए, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर के बी की वैल्यू लो है, के बी की वैल्यू लो है, तो के बी की वैल्यू लो होने का मतलब क्या हो गया, पी के बी की वैल्यू हाई होना। अगर के बी लो है तो पी के बी क्या होगा, हाई होगा। और अगर
Kv की वैल्यू लो है, लो होने का मतलब क्या, OH माइनस का कंसंट्रेशन कम होना, तो इसका मतलब वो बेस कैसा होगा, वीक बेस होगा। ठीक है, तो ये बेटा ध्यान रखना ये चीज़ों को। ठीक है, जिसका Ka ज़्यादा हो उतना अच्छा एसिड होता है, जिसका Kb जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा बेस होता है। ठीक है, और एक बस एक चीज़ और कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, उनके K और Kb की वैल्यू, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए K की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर होती है, और स्ट्रॉन्ग बेस के Kb की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये K Kb की वैल्यू काफ़ी छोटी आती है, 10 के नेगेटिव पावर में मिलेगी आपको हमेशा। तो अगर K की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर Kb की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कैसा है, Kb की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर है तो स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो K की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। कल हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर किस तरीके से कैसे होता है वहां से कंटिन्यू करेंगे।